नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विभागों के चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं। उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाधीक्षक बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाधीक्षक, कोई कारागार उपाधीक्षक और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं, कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे अनेक विभागों में। भाइयों बहनों, ये सब जो आज एक अंतराल आपने तय किया है, एक आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये सब आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से ये तय किया है। और सच में अब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है, उसका उपयोग प्रदेश को गति देने में लगाना है, प्रदेश की उन्नति में लगाना है, प्रदेश की प्रगति में लगाना है और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है। क्योंकि ये कालखंड बार बार नहीं मिलने वाला है। जब समय बीत जाएगा और हम सब सोचेंगे कि हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो उस समय बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक भी महसूस किया होगा कि समय एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे अगर अमूल्य कोई चीज़ है तो हमारे सबके जीवन में इस समय ही है कि वो कभी लौटकर नहीं आता है। इसलिए आप सभी को जिन महत्वपूर्ण पदों की, दायित्वों की जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो न केवल समाज के सशक्तिकरण में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका आप सबको निभानी है। अब आप न केवल नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, बल्कि आपके निर्माण से यह भी तय होगा कि राज्य की कैसी उन्नति होगी, आपके विभाग की कैसी उन्नति होगी। और आप सब लोगों ने अपने अपने विभागों में जाकर, मैं एक बात जरूर आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप सब अमृत काल के कर्मयोगी हैं। उस अमृत काल के कर्मयोगी हैं जिसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। तो आपके काम से आपका नवाचार भी दिखना चाहिए कि आप इस 21वीं सदी के नए कर्णधार हैं। आप जहां जाएं
वो वर्क कल्चर दिखाई दे, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि आपके वर्क कल्चर में दिखना चाहिए कि आपने कौन सा नया काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश की जनताओं की समस्याओं का समाधान करें और उनके जीवन में कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई नीति चल रही होगी, आपके उच्चाधिकारियों से कुछ निर्देश आपको मिल रहे होंगे, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिन स्थानों पर हैं उन स्थानों के आप भी एक तरह से लीडर हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा भी तेज है। हालांकि इस बात पर डॉक्टर हरक सिंह रावत का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी हमें चुनाव प्रचार के लिए जो भी निर्देश देगी हम उसके मुताबिक काम करेंगे। मेरे चुनाव लड़ने जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान की तस्वीरें अब जल्द बदलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। कुछ वर्षों पहले नगर पालिका ने 30 लाख खर्च कर घास बिछाई थी, लेकिन घास कौन खा गया ये कोई नहीं जानता है। जनपद के लोग आजाद मैदान में उत्तरकाशी को हाट कहते हैं। जनपद उत्तरकाशी का हाट, जिसे आजाद मैदान और रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है। 23 साल पहले वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन से यहाँ की दिशा और दशा ही बदल गई थी। सैकड़ों होटल यहाँ दब गए थे, पर आजाद मैदान उस त्रासदी में भी जनपद की प्रतिभाओं के भविष्य के लिए तैयार रहा। ये तो भाई जी बहुत बहुत खुशी की बात है। ये तो अगर वहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट हो रही है तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जब भी हमारा चारधाम यात्रा चलता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है यात्रियों को, और उनके जो गाड़ियाँ लगती हैं वो सारी फील्ड के अंदर लगती हैं। जो हमारा इतिहास, हमारा जो रामलीला मैदान है, और हमारे अपने लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। और अगर ये सब्जी मंडी अगर शिफ्ट हो रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या चाहिए। और आने जाने वाले हमारे जो यात्रीगण हैं, हमारे जो उत्तरकाशी की जनमानस, आम जनमानस है, हमारी महिलाओं को, औरतों को, माता बहनों को बहुत दिक्कत होती है। पर अगर शिफ्ट होगा तो ये बहुत खुशी की बात है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी उत्तराखंड सरकार का, अपने माननीय विधायक जी का। यदि सब्जी मंडी वहाँ जाती है तो हमें सबसे पहले सुविधा चाहिए। हमारी जो बड़ी गाड़ी आती है उसके लिए रास्ता चाहिए, और वहाँ पानी की है, शौचालय, कई चीज़ की व्यवस्था सब चीज़ चाहिए, और बना के दिया जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे ये झोपड़पट्टी यहाँ ऐसे वहाँ भी ऐसे बनाया जाए, ऐसा नहीं जाएगा। हो जाएगा विधि विधान से जाएगा। हमारे पैसे भी नगर पालिका में जमा है, पैसा वो सामने यहाँ के जमा कर रखा है। भविष्य में यहाँ पे क्या बन रहा है उसके बारे में हमें पता है। इसके बारे में अगर शिफ्ट होती तो आप खुश हैं? जी, यदि हमें पूरी सुविधा मिलती है तो हम खुश हैं। उत्तरकाशी के लोग बताते हैं कि वर्षों तक ठेकेदारी का खेल चला। इस मैदान में हजारों टन मलबा डंप करवा दिया गया। बाद में जैसे तैसे इस मैदान ने अपने दिन गिने। इसके सौंदर्यकरण के लिए नगर पालिका ने यहाँ लगभग 30 लाख की घास भी बिछाई थी, पर वह घास कौन खा गया यह आज तक किसी को पता नहीं है। सब्जी मंडी जो विधायक साहब ने कल अपने भाषण में बोला था कि सब्जी मंडी को जो है काली कमली में हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, उन्होंने जो सोचा है उस शहर के लिए बहुत अच्छी सोच है उनकी। अगर वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग, जैसे कि ट्रक आना जाना, रास्ताएं कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ताकि
व्यवस्था अच्छी होगी तो हमारा कारोबार वहाँ पे भी चलेगा। ऐसे बात नहीं है, अगर वहाँ पर बढ़िया करके अगर हमारी मंडी बनाते हैं अच्छी तरीके से जैसे बनती है, और उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर दुकानें हों, बना के दी जाएँ, लाइट की व्यवस्था हो, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात है रास्ते ज़रूर होने चाहिए, खुले होने चाहिए। हम जितने भी व्यापारी हैं, सब्जी मंडी वाले लोग हों, उनके साथ एक मीटिंग हो हम लोगों के साथ में, और उनका बहुत अच्छा सुझाव है। हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है। हमें तो एक शहर की सेवा के लिए सब्जी बेच रहे हैं। हम लोग जो सब्जियां लाते हैं, एक हम यहाँ जो उत्तरकाशी है उसकी हम सेवा के लिए यहाँ पर दुकानदार लोग बैठे हुए हैं। आजाद मैदान जनपद उत्तरकाशी के आंदोलनों संस्कृति का गवाह रहा है। जनपद का प्रसिद्ध माघ मेला यहीं पर लगता है। साथ ही बड़े बड़े कार्यक्रम भी इसी मैदान पर होते हैं। पर विगत कई सालों से पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इस मैदान के बुरे हाल हो गए हैं और जो कसर बची थी उसे सब्जी मंडी ने पूरा कर दिया। देखिए, विधायक सर के, हम नगर पालिका जो है विधायक सर के पूरे सपोर्ट में है। जिस तरीके से वहाँ चार धाम यात्रा जब होती है तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पे जो सड़क है वहाँ पे ज़्यादातर परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है सबको। तो विधायक जी का फैसला सही है कि हम जो नगर पालिका है उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। जानकारी है कि अब यहाँ से सब्जी मंडी को अन्यत्र शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बजट यहाँ के लिए दे दिया है। उसके बाद सब्जी मंडी की जगह पर पार्किंग की जाएगी और आजाद मैदान पर केवल खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ही आयोजित होंगे। देखो, इसमें प्लान है, सबका सहयोग इसमें चाहिए। जो काली कमली के पीछे जो जगह बची हुई है उसके पीछे जो है सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए तामा खानी जहाँ पे टनल है वहाँ से एक अप्रोच रोड जो है काली कमली के पीछे के लिए जानी है। तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब्जी मंडी को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। हमारा ये नहीं कि, लेकिन वहाँ पे जो जाम लगता है, जाम की स्थिति यात्रा सीजन में हो जाती है, बस अड्डा भी वहाँ पे बन रहा है, तो सब्जी मंडी को कहीं अनंत शिफ्ट करने के बाद कहीं जगह नहीं थी तो हमने उसके लिए जगह चिन्हित की है काली कमली के पीछे। तो वहाँ पे अगर अप्रोच रोड बन गई तो वहाँ पे जो है सब्जी मंडी को शिफ्ट कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नहीं, व्यवस्था सब्जी मंडी जो जैसे टेम्प्रोरी सब्जी मंडी बना के देते हैं उस तरह से टेम्प्रोरी सब्जी मंडी वहाँ पे बना के देंगे। जितनी दुकानें नगर पालिका से उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में हादसों का दौर बढ़ा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर आरटीओ की तरफ से अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में राज्य में चेकिंग और जागरूकता के अभियान किस तरह से चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने आरटीओ सुनील शर्मा से खास बातचीत भी की है। आरटीओ सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की ड्राइव्स अभी राजधानी में चल रही है, पूरे उत्तराखंड में किस तरह से चला रहे हैं आप सेफ्टी को लेकर? सर देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि देहरादून एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी देहरादून के अंतर्गत होता है। उसको देखते हुए जो प्रवर्तन है हमारा, उसमें दो तरह की हमारी ड्राइव चलती हैं। एक है स्टैटिक इन्फोर्समेंट, जिसमें कि हमारे ANPR कैमरे के माध्यम से गाड़ियों के चालान किए जाते हैं जिनके कागज़ ख़त्म होते हैं या कोई ट्रिपल राइड कर रहा होता है या बगैर हेलमेट चल रहा होता है, तो उनके कैमरे के माध्यम से भी चालान करते हैं। उसके अलावा हमारी विशेष ड्राइव्स चलती हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलर एक समस्या को, ट्रैफिक के रोड सेफ्टी की समस्या को लेके चालान करते हैं। जैसे कि अगर स्कूल की वैन्स और स्कूल बसेस अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनके विशेष ड्राइव चलती है 2 दिन की, जिसमें हम लोग उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि ई-रिक्शा है, ऐसे क्षेत्र जहां पर कि बहुत ज़्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, या फिर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जिसमें कि ई-रिक्शा का प्रतिबंध है 8 बजे से 8 बजे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे वाहन जो कि एग्रीगेटर के माध्यम से चल रहे हैं, जैसे ब्लाब्ला हुआ, रैपिडो हुआ, जिन्होंने वाइट प्लेट में गाड़ी बनवा रखी है और वो टैक्सी के रूप में गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे वाहनों को हम तुरंत सीज करते हैं और जिसका जुर्माना 15 से 30 हज़ार रुपये तक होता है। इस तरह के अभियान हमारे आए दिन चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और सख्ती से अभियान चलाने वाले हैं। जी सर, सुरक्षा सप्ताह आप लोग चलाते हैं, अभी क्या कोई ड्राइव वर्तमान में जारी है जिस तरह से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर सके, किस तरह से आपको हेलमेट का उपयोग करना है, यातायात के नियमों का पालन करना है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे जो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं
उसमें हम लोग हेलमेट्स पे चालान करते ही हैं, साथ में पिलियन ड्राइवर भी हेलमेट लगा के बैठे हैं, उसके लिए हमारे इन्फोर्समेंट के अधिकारी लोग चालान करते हैं। इसके अलावा हमने अभी आजकल विशेष जो कंसंट्रेशन करा हुआ है वो छोटे बच्चे जो 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, जो गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और अक्सर उनसे एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जो 2 व्हीलर पर हैं और जो इंटरसेप्टर पर हैं, लगभग 7 टीमें अलग अलग स्कूल के क्षेत्रों में लगी हुई हैं और इनके द्वारा ऐसे बच्चों के चालान किए जा रहे हैं जो कि अंडर एज हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा जो अंडर एज है और गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसका 25,000 रुपये जुर्माना उसके पेरेंट्स पे लगता है और आगे की और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर। जी सर, जो हम सीएनजी प्लांट भी हमने बढ़ाए हैं राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में, सर क्या माने अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के हम लोग कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके? देखिए, परिवहन विभाग उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर कॉमर्शियल गाड़ियों में देखें तो हम लोग सीएनजी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। जैसे ऑटो, जितने भी ऑटो रिप्लेस होते हैं जो पुराने डीजल के ऑटो हैं, अब सिर्फ सीएनजी ऑटो ही रिप्लेस होकर चल सकता है। इसके अलावा हम जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारे देहरादून के अंदर 38 चार्जिंग स्टेशंस हैं। उसके अलावा चारधाम यात्रा में भी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो रुड़की से लेकर ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी, टिहरी और ऊपर चमोली ज़िले में हैं, जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा चारधाम यात्रा में व्हीकल आएँ। इसके अलावा हमारे तरह ये कोशिश रहती है कि जो सीएनजी की अवेलेबिलिटी है देहरादून के अंदर, जो गेल है, हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क रहता है कि उसका प्रेशर, जो हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पर प्रेशर अच्छा हो ताकि जल्दी सीएनजी भर जाए और सही अमाउंट में सीएनजी अवेलेबल हो। उसको देखते हुए निरंतर हम लोगों का संपर्क रहता है ताकि लोगों को आसानी से अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल हो सके। सर, चारधाम यात्रा रूट्स पर काफ़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी चाहते हैं अपने व्हीकल्स से, तो किस तरह से उनके व्हीकल्स की चेकिंग्स भी की जाती है और क्या माने कि जो टैक्सी वाहन होते हैं उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि कई बार डग्गा मार बसें भी इन रूटों पर देखी जाती है? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा पे कॉमर्शियल वाहन वही जा सकता है जिसका कि ग्रीन कार्ड बना हुआ हो। ऐसी कोई बस जिसका ग्रीन कार्ड नहीं है वो चारधाम यात्रा रूट पे जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए कोई अनऑथराइज्ड बस अलाउड ही नहीं है। ग्रीन कार्ड हम इसलिए बनाते हैं कि बस की डायमेंशन 2.6 मीटर से चौड़ी ना हो और उसकी लंबाई किसी भी हालत में 7 से 7.5 मीटर तक हो। तो इसीलिए चारधाम यात्रा में आज इस बार या पिछले सीज़न में एक भी ऐसी बस नहीं गई जो कि डायमेंशंस को फॉलो नहीं करती है। रही बात गाड़ियों पर प्रवर्तन करने की, तो हमारे यहाँ 4 हाईटेक चेक पोस्टें हैं जहाँ पर कैमरे के माध्यम से निगरानी होती है। साथ में वो वाईफाई से जुड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन या कोई भी ऐसा वाहन जो कि अनऑथराइज्ड है या फिर गलत पेपर्स के साथ जा रहा है, हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं। और अगर हमें जानकारी मिलती है तो जो हमारे बीच के जो इंटरसेप्टर दल हैं उनको हम तुरंत फ़ोन करते हैं कि इस तरह का वाहन गया हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आज तक हमारे द्वारा पूरे इस चारधाम यात्रा में 5,500 गाड़ियों से ज़्यादा का चालान किया जा चुका है और लगभग 300 से ऊपर गाड़ियों को सीज़ किया गया है जो अनऑथराइज चलती हुई पाई। सर, लगातार लाइसेंस प्रक्रिया भी हो रही हैं, बड़ी संख्या में आवेदन भी आपके पास पहुंच भी रहे होंगे। किस तरह से अब इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि काफ़ी कम किया गया था। अभी हाल फिलहाल में हम लोग कितनी अलॉटमेंट भी दे रहे हैं लाइसेंस के लिए भी और कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं और खासकर ऑनलाइन माध्यम से? देखिए, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर अब लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। सिर्फ आपको टेस्ट देने, एक रिटन टेस्ट होता है जो हमारा कंप्यूटर पर ऑनलाइन होता है, वो देने आना है। दूसरा ड्राइविंग टेस्ट देने आना है। इसके अलावा फ़ीस जमा करना, अप्लाई करना या लाइसेंस रिन्यूअल के करना, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। आरटीओ ऑफिस में आपको कोई फॉर्म जमा नहीं करना है। एक साइट है सारथी.परिवहन.gov.in, वो पूरे इंडिया की साइट है। लाइसेंस संबंधी कोई भी काम करना है आपको इसी साइट पे जाना है, इसी साइट के माध्यम से पैसे जमा करने हैं। सिर्फ टेस्ट देने के लिए आपको आना है। टेस्ट के बाद लाइसेंस खुद ब खुद आपके मोबाइल या लैपटॉप पर पहुंच जाता है, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐसे ही पक्का लाइसेंस अगर आप टेस्ट पास कर देते हैं IDTR में, तो आपके घर पर डाक के माध्यम से लाइसेंस आ जाता है।
सर अंतिम आप लोगों से क्या कुछ अभी अपील भी करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि लोग कितनी सतर्कता बरतें जब सड़कों पर निकल रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों से बताना चाहूँगा कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसका प्रमुख कारण एक तो तेज़ी से गाड़ी चलाना है, दूसरा हमारे द्वारा जो पार्किंगों में या सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं उसकी वजह से जो पैदल यात्री हैं वो सड़क पर चलना पड़ता है उनको, और उनसे उनका एक्सीडेंट होता है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहला तो किसी भी दशा में ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, दूसरा जब भी आप शहर का रोड, पार्किंग एरिया या फुटपाथ के आसपास का एरिया यूज़ कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लें कि आप कोई गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उससे किसी एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बहुत जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं भी और गाड़ी पार्क भी करें। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुनील शर्मा जी को आप सुन रहे थे, जो कि सभी लोगों से निवेदन भी कर रहे थे कि जब सड़कों पर निकले तो सेफ्टी के साथ निकले। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।